तो मैं यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे ये एक वीडियो मिली जो कि इस चैनल का नाम है द समी सिचुएशन। और ये वीडियो में बता रहे हैं कि एथिस्ट लोगों से डिबेट कैसे करना है। तो मैंने वीडियो देखी और मुझे इसमें कुछ खास लगा नहीं, लेकिन मैंने सोचा चलो ये कंटेंट मिल गया है तो इसको डिबक भी कर डालते हैं। तो मैं इसमें जो भी इन्होंने पॉइंट उठाए हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं गॉड के सपोर्ट में, मैं कोशिश करूँगा कि उसको जितना आसानी से हो सके उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके डिबंक करूँ। तो चलो शुरू करते हैं। डज गॉड एग्जिस्ट? क्या अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड नामक एक चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जो एक क्रिएटर है, या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती? ये डिबेट बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच में बहुत पुराना है। और बिलीवर्स में मैं उन लोगों को कंसिडर कर रहा हूँ जो एक क्रिएटर में विश्वास रखते हैं, और अक्रॉस रिलीजन्स, चाहे वो किसी भी नाम, अच्छे नाम से उसको पुकारे, सारे अच्छे नाम ऊपर वाले के हैं, तो उनको बिलीवर्स में हम पकड़ेंगे। और जो एथियस्ट है या वो ये कहते हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, उनको हम नॉन बिलीवर्स कहेंगे। और मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच में डिबेट चलती हैं, और अगर कोई ऐसा एथियस्ट बात कर रहा है जो कि बहुत एलिक्वेंट स्पीकर हो, बहुत ही आर्टिकुलेट हो और डिबेट में एक्सपर्ट हो, तो जब वो बात करता है तो कभी कभी बिलीवर्स भी घबरा जाते हैं। ऐसा ही एक स्पीच, एक टॉक में जावेद अख्तर की देख रहा था, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही उम्दा स्पीकर है और बहुत फेमस एथियस्ट भी है। तो उन्होंने शुरुआत ही अपने डिबेट की ये करी थी कि बिलीफ का मतलब ही ये है कि ये फैक्ट में बेस्ड नहीं है, और अगर ये ट्रू होता तो उसको फैक्ट करते, बिलीफ नहीं बोलते। बिलीफ के मायने ये है कि वो फैक्चुअल नहीं है। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट उन्होंने रखा, और कभी कभी हम बिलीवर्स भी ऐसा सुन के कभी कभी घबरा जाते हैं कि, और इसका आर्ग्यूमेंट या इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं होता। तो इसको समझने के लिए थोड़ी लैंग्वेज की और वर्ड्स क्या मीन करते हैं उसकी समझ होना हमको ज़रूरी है, इसके पहले कि हम इसको आर्ग्यू करें, इस पॉइंट को आर्ग्यू करें। सबसे पहले तो बात ये सच है कि व्हाट इज़ अ बिलीफ? बिलीफ इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग टू बी ट्रू इवन विदाउट प्रूफ। बिना कोई सबूत के भी अगर आप किसी चीज़ को सत्य मानते हैं तो वो बिलीफ होता है। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? जावेद अख्तर ने बिल्कुल वही कहा। बिलीफ है तो आपको एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मेरा भाई एलोन मस्क है तो मुझे आपको एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आई बिलीव दैट माई ब्रदर इज़ एलोन मस्क एंड आई डोंट नीड टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दैट। दैट इज़ बिलीफ। सो नहीं, जावेद अख्तर का पॉइंट जो उन्होंने उठाया वो बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है। आगे फॉर देखते हैं। एग्जाम्पल, यू बिलीव दैट योर फादर इज़ योर फादर। आप अपने बाप को बाप मानते हो। बिना डीएनए टेस्टिंग के आप इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप उस शख्स को अपना बाप मानते हो। तो वो करंटली जो है ना, आपका बिलीफ है। और ये एक एग्जाम्पल है ऑफ अ बिलीफ जो कि सच हो सकता है बिना प्रूफ के भी। ठीक है। तो अब अगला सवाल ये आता है कि आपके पास क्या वजह है इस बिलीफ को सपोर्ट करने की। व्हाट आर द रीजंस टू सपोर्ट योर बिलीफ? ठीक है। तो आप बोलोगे कि हाँ देखो, मेरी माँ तो एक पाकीज़ा औरत है, मैं अपने बाप की तरह दिखता भी हूँ, और मेरी फैमिली की टेस्टिमोनियल्स भी है, सब मुझे कहते हैं कि मैं इन्हीं का बेटा हूँ, तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि मैं इनका बेटा हूँ। तो ये हो गए आपके रीजंस टू बिलीव दैट ही इज़ योर फादर। ठीक है। अब अगर हाइपोथेटिकली एक बात ऐसी समझ लो कि आपको पता चलता है, या कोई इंसान आपके पास आता है और आपको ये बात प्रूव कर देता है कि आप हॉस्पिटल में स्वैप हो गए थे, है ना, आप इनकी औलाद नहीं, आप किसी और की औलाद हो गए थे, और औलाद थे, और हॉस्पिटल में आप लोग अदली बदली हो गए थे। अब उस बात के बाद भी, वो बात जानने के बाद भी, आप अगर उस इंसान को अपना बाप समझ रहे हो, तो अब वो डिल्यूजन कहलाएगा। डिल्यूजन यानी आप अब भ्रम का शिकार हो। डिल्यूजन कैसे? मतलब यहाँ पे ये कंसिडर किया आ रहा है कि अगर आपने मुझे बताया कि मेरी अदला बदली हुई थी और मैं मान जाऊँ, तो ये डिल्यूजन तब होगा जब आप कहोगे कि मेरे पास सारे सबूत हैं, साक्ष्य हैं, मेरे पे 100% प्रूफ है, या कह लो एविडेंस है इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, और उसके बाद भी मैं ज़बरदस्ती मान रहा हूँ एविडेंस के होने के बावजूद, तो वो डिल्यूशन है। आपने सिर्फ बोला कि
कि मैं हूँ, कि मैं मेरी अदला-बदली हो गई थी, ये तो बस ये कोई एविडेंस नहीं होता। आप जैसे बोल सकते हो कि फिर मैं इनके साथ दिखता क्यों हूँ? फिर हमारी हरकतें ऐसी, क्योंकि कई बार आपकी हरकतें वैसी लगती है कि हाँ, पापा ऐसे हैं तो बेटा भी ऐसा ही है। वरना आप करा लो, डीएनए टेस्टिंग करा लो, तो डीएनए टेस्टिंग से आपका निकल जाएगा, जैसे उन्होंने मेंशन किया। तो अगर आप मुझ पे ये डिल्यूज़न का अगर लगाओगे कि आपको इसने बताया कि आप ये अदला-बदली होगी और तब भी आप उसको मानने को तैयार नहीं हो, तो आप ये अज़्यूम कर रहे हो कि उसने सारे एविडेंस दे दिए। और अगर उसने मुझे डीएनए एविडेंस दिए मेरे और मेरे पापा के निकाल के कि हाँ, ये देखो डीएनए प्रूव कर रहा है कि तुम इनके बच्चे नहीं हो, और तब भी मैं मान रहा हूँ, तो वो डिल्यूज़न है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही बात की जा रही है, यहाँ पे तो इस बात को कंसिडर ही नहीं किया गया। लेकिन खैर आगे देखते हैं। क्योंकि जो आपके रीजंस थे किसी चीज़ को मानने के, उसको काउंटर कर दिया गया, उसको डिस्प्रूव कर दिया गया, उसके बावजूद भी आप उसमें मान रहे हो, उस चीज़ में मान रहे हो, तो उस चीज़ अगेन डिस्प्रूव नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अज्यूम किया जा रहा है कि मुझे एविडेंस दिए गए हैं। आपने कहा कि मुझे विश्वास दिला दिया। क्या विश्वास ने मुझे एविडेंस दे दिए? अगर इसका जवाब हाँ है, अगर मुझे एविडेंस दे दिए, डीएनए प्रूफ दे दिए, मेडिकल एविडेंस दे दिया, और तब भी अगर मैं मान रहा हूँ, तो वो बात सही है, तब मैं डिल्यूजन हूँ। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ऐसा बोला गया, तो वो डिल्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आपको कहने का मतलब है मेरे पास डीएनए एविडेंस मुझे प्रोवाइड करा दिए, और बाकी और भी इतने एविडेंस चाहिए होते, मेडिकल एविडेंस मेरे पास हैं कि हाँ, मैं इनका बेटा नहीं हूँ, तो ये पॉइंट स्टैंड करता है। और मैं इनको वो बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि हो सकता है ये इसका यही मतलब हो। तो आगे देखते चीज़ हैं। को डिल्यूजनल कहेंगे, उस चीज़ को डिल्यूजन कहेंगे। सो अब हमने क्या किया है कि हमने एक स्टैब्लिश कर लिया, एक प्रिंसिपल, एक उसूल, एक सिद्धांत हमने स्टैब्लिश कर दिया है कि एक बिलीफ सच हो सकता है प्रूफ के बिना भी। तो ये तो हो गई बिलीफ की बात। अब हम आगे ठीक है, मैंने इनको जो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था बीच में हटाता हूँ उनको। ये बिना प्रूफ की ही बात कर रहे हैं, इन्होंने बिना प्रूफ के ही बात किया। अगर मैं डीएनए लेके आऊँगा तो वो प्रूफ हो, वो एविडेंस हो जाएगा। तो अगर ये बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस की बात करें, तो इन्होंने क्लियरली कोई डीएनए या फिर कोई किसी तरह का मेडिकल या लेजिटिमेट एविडेंस इन्होंने पेश नहीं किया। इन्होंने बस बात बोली, अच्छी तरह बोली कि मुझे कन्विंस कर लिया कि हाँ मैं बेटा नहीं हूँ, और बात मान गया, इनका ये कहना है। तो नहीं, वो डिल्यूजन नहीं है, वो सिंपली ये है कि आपने मुझे बात कही, आपने मुझे एविडेंस प्रोवाइड नहीं करा है, मैं कैसे मान लूँ कि मैं बेटा नहीं हूँ भाई मैं? इतना ही अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, आपकी बात सही है, तो साबित करो बेटा नहीं हूँ, एविडेंस दो, मेडिकल एविडेंस दो, इतना सिंपल बात है। हम आ जाते हैं कि वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्ट, क्या एक क्रिएटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एथियस्ट की डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये होती है कि कोई क्रिएटर एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, एथीस्ट की डिफ़ॉल्ट पोजीशन नहीं होती है, लेकिन मैं अपनी एक पर्सनल पोजीशन बताना चाहता हूँ। मैं खुद को एग्नोस्टिक एथीस्ट कहता हूँ, और मेरे हिसाब से ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर हो सकता है, लेकिन हमारे पास अब तक जितने भी तरह के एविडेंस हैं, वो कोई भी ईश्वर के होने की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। और मेरे पास कोई रीज़न नहीं है सोचने का कि ईश्वर है। तो सिंपल सी बात है, ये मैं कहूँ तो एक साइंटिफिक वे है कि आप मुझे सिंपली एक एविडेंस दे दो। एक क्या है, ईश्वर का क्लेम बहुत बड़ा है, मुझे इसके लिए एक एम्पल नंबर ऑफ, एक बहुत कहें तो बहुत ज़्यादा नंबर में आप मुझे एविडेंस दे दो कि हाँ ईश्वर है, तो मैं बात को मान लूँगा ईश्वर है, अगर एविडेंस सपोर्ट करने के लिए होंगे तो। लेकिन दिक्कत ये है कि एविडेंस कुछ नहीं है, सिर्फ बनी बनाई बातें हैं जिनका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है, या फिर ये बातें उस जगह घुस जाती है जिनका हम पे जवाब नहीं है, बेसिकली जिसका हमें नॉलेज नहीं है। और जब जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है उस पे ये गॉड को घुसा देते हैं और कहते हैं कि देखो गॉड है, और नहीं है तो तुम बताओ ये कैसे हुआ। तो ये एक तरीके की फैलेसी भी हो जाती है। खैर आगे देखते हैं इनको क्या बोलना इसका है। मतलब ये है कि वो ये मानते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, इट हैज़ क्रिएटेड इटसेल्फ, वो अपने आप ही बन गया। ये जो यूनिवर्स है, ये कायनात है, ये उनकी मान्यता होती है। और एज अ बिलीवर मैं ये मानता हूँ कि ये जो यूनिवर्स है ये एक क्रिएशन है, और इसको एक क्रिएटर ने क्रिएट किया है।
हमारा बिलीवर्स का ये मानना होता है कि ये यूनिवर्स के क्रिएशन को एक वजह की ज़रूरत थी, एक कॉज की ज़रूरत थी। उस कॉज के वजह से ये कायनात क्रिएट हुई। और ऑब्वियसली जब भी आप ये क्यों लगता है भाई? भाई यूनिवर्स को क्रिएट होने के लिए कॉज की ज़रूरत क्यों थी? क्या ज़रूरत थी? क्या बिना कॉज के कुछ नहीं होता? इस यूनिवर्स में नहीं होता। लेकिन अगर यूनिवर्स से क्रिएशन की बात हो रही है, मतलब कि यूनिवर्स के बाहर की बात है। तुम्हें कैसे पता चला कि यूनिवर्स के बाहर क्या होता है? क्योंकि हमें जितना ही पता है, हमें अपने यूनिवर्स के अंदर पता है, वो भी एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। हमें पूरा यूनिवर्स भी नहीं पता। तो तुम कैसे कह सकते हो कि यूनिवर्स को कॉज की ज़रूरत थी? मतलब तो यूनिवर्स के बाहर का पता है, और पता है तो कैसे पता है? आगे देखते क्या बोलना है इनको। ये बात बोलोगे कि तो एथियस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि उस क्रिएटर को किसने क्रिएट किया फिर, है ना? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बोल रहे हो कि एवरीथिंग रिक्वायर्स अ क्रिएटर, तो क्रिएटर का क्रिएटर कौन है? ये वो सवाल पूछते हैं। हाँ, ऑब्वियसली। इसका जवाब ये है कि हमारी जो डेफिनेशन ऑफ अ क्रिएटर है, हम उस क्रिएटर को फर्स्ट कॉज बोलते हैं, और वो फर्स्ट कॉज अपने आप में अनकॉज्ड है। ही इज़ द फर्स्ट कॉज, और उसको किसी ने क्रिएट नहीं किया, वो अपने आप में अनकॉज्ड है। ठीक है, एथियस्ट का जो आर्ग्यूमेंट है कि फिर क्रिएटर को किसने बनाया, फिर ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? पहले ये कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ को तुम्हें कॉस्ट चाहिए, हर चीज़ का कॉस्ट चाहिए, हर चीज़ का। फिर ये कहते हैं कि जो क्रिएटर है वो फर्स्ट कॉज है, वो अनकॉस्ट फर्स्ट कॉज, उसको कोई कॉस्ट चाहिए ही नहीं। एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? एक तरफ तुम कह रहे हो कि हर चीज़ को कॉस्ट चाहिए, और एक और तरफ तुम कह रहे हो कि जो फर्स्ट कॉज है, एक फर्स्ट कॉज नाम की चीज़ है, उसको कोई कॉज नहीं चाहिए, वो ईश्वर है। देखते आगे क्या बोलना है इनको। फिर उसके क्रिएटर को किसने बनाया। ये चीज़ आपको इन्फिनिट रिग्रेशन में लेके जाती है, जो कि लॉजिकल नहीं है। और इन्फिनिट रिग्रेशन अगर हो गया तो आपको इफ़ेक्ट कभी नहीं मिलेगा। इससे मैं क्या मीन कर रहा हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अभी, लेकिन मैं जब एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी इस बात। ठीक है, आप एक एग्जांपल लीजिए एक सोल्जर का। सोल्जर के हाथ में गन है ना? गन के ट्रिगर पे सोल्जर की उंगली है, और वो शूट तभी करेगा जब उसके सुपीरियर से उसको ऑर्डर आएगा। और अगर हम एथिस्ट का आर्ग्यूमेंट लें और बोलें कि उसकी सुपीरियर का सुपीरियर है, फिर उसका सुपीरियर है, तो वो चलती चली जाएगी चेन। सुपीरियर फिर उसके सुपीरियर के पास जाएगा ऑर्डर के लिए, फिर वो उसके सुपीरियर के पास ऑर्डर के लिए चला जाएगा। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता जब अगर चला गया, तो ये जो बुलेट है वो कभी फायर नहीं होगी, और वो गोली कभी गन से निकलेगी नहीं। अब नाउ आप इस यूनिवर्स की क्रिएशन को वो गोली समझ लिए जो गन से निकली है। ठीक है, यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है, हम इस यूनिवर्स में हैं, इसका मतलब ये है कि वो गोली फायर हुई है, बराबर। उस शोल्जर ने उस ट्रिगर को दबाया। इसका मतलब ये है, अगर इन्फिनिट रिग्रेशन होता तो गोली कभी चलती नहीं। गोली चल गई, इसका मतलब वो चेन कहीं एंड होती है, वो एक फर्स्ट कॉज पे जाके एंड होती है, जो इन इटसेल्फ अनकॉज्ड है, उसके ऊपर कोई नहीं है। ये लॉजिक से आप एक सेकंड, एक सेकंड। इन्होंने सोल्जर का एग्जांपल लिया, बोले कि वो गोली चलाने के लिए अपने सुपीरियर के पास जाएगा, फिर वो उसके सुपीरियर, फिर उसके सुपीरियर। अब इनका एग्जांपल समझ रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जो इन्होंने ये सोल्जर का एग्जांपल लिया, उसमें जो है ऐसा नहीं होता कि आपको जो है गोली चलाने के लिए लिटरली सुपीरियर के पास जाना पड़ता है। उसमें ऐसा आर्मी वगैरह में क्या होता है कि, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको हर वर्कर को जो है एक इनको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उनको अथॉरिटी मिलती है। तो सोल्जर के ऊपर जो बंदा होगा, जो उसको ऑर्डर देगा चलाने के लिए गोली, तो अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो इसका मतलब उसके पास अथॉरिटी है। उसके पास अथॉरिटी है ये कहने की तू गोली चला। उसके बाद क्या होगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से है, वो उसकी दिक्कत है, वो तुम्हारी दिक्कत नहीं है। तो इनका जो ये लॉजिक है कि ये जो इन्होंने आर्मी को लेके किया, एक सोल्जर को लेके किया, ये पहली बात तो ये बहुत अनरियलिस्टिक है। ये ऐसा होता ही नहीं है। तो इनका एक लॉजिक तो वहाँ ख़त्म हो गया। और जो इन्होंने बात कही कि फिर भी इनको, चलो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि चलो ऐसी ही बात है, और गोली चली ना, गोली का मान लूँ कि यूनिवर्स बना। अगेन, तुम्हें कैसे पता? नहीं, तुम ये आर्गुमेंट की तरफ से कह तो रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये लॉजिक बनता है,
लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ऐसा ही हुआ होगा? तुम इसमें अज्यूम कर रहे हो कि क्रिएटर है, तुम अज्यूम कर रहे हो कि कोई इंटेलिजेंट बीइंग है, और तुम ये कह रहे हो कि इंटेलिजेंट बीइंग जो है वो फर्स्ट कॉज है, उसका कोई कॉज नहीं है। अगर मैं आपका ही लॉजिक लूँ तो ठीक है, एक इंटेलिजेंट बीइंग क्या होता है? जैसे कि ह्यूमन एक इंटेलिजेंट बीइंग है, हम एक कॉम्प्लेक्स बीइंग है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। क्या आप ये कहना चाहते हो कि एक गॉड जो कि जिसने यूनिवर्स को बनाया तो वो तो हमसे भी कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीइंग होगा? आप कह रहे हो कि वो एक कॉम्प्लेक्स बीइंग, इतना ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स बीइंग, हाईली इंटेलिजेंट बीइंग, वो ऐसे ही आ गया, उसके पीछे कोई कॉज नहीं है, बस प्रकट हो गया। ये कहाँ की समझदारी है? ऐसा थोड़ा नहीं होता कहीं पे। आप मुझे बता दो कहाँ पे होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ ऐसे ही प्रकट हो जाती है? कॉम्प्लेक्स चीज़ के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। कॉम्प्लेक्स चीज़ बिना कॉज के तो भाई आ ही नहीं सकती। कोई चीज़ तो आ नहीं सकती, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीज़, अगर आप कह रहे हो ईश्वर हाईली इंटेलिजेंट है तो मतलब ईश्वर बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, हमसे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। ये लॉजिकल है ही नहीं अगर आप कह रहे हो कि एक इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ फर्स्ट कॉज है और उसने इस दुनिया को बनाया। क्योंकि मेरे को बताना पड़ेगा इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ आखिर अपने आप कैसे आ सकती है, और जिसका आप कह रहे हो कि वो फर्स्ट कॉज है। तो मतलब जवाब नहीं दे रहे, आपने डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट कॉज है और उसका कोई जवाब नहीं है। खुद को शांत करने के लिए, ताकि आपको जवाब ना देना पड़े, आपने डिक्लेयर कर दिया कि ईश्वर फर्स्ट कॉज है, बिना इस बात को समझे कि ये क्लेम कितना बड़ा इलॉजिकल जो आप कह रहे हो, ये बहुत इलॉजिकल है ईश्वर को फर्स्ट क्लेम कहना। क्या देखते हैं इनको आगे क्या कहना आप है और। समझ सकते हैं फर्स्ट कॉज को, जो कि अनकॉज्ड होता है। दैट इज़ द क्रिएटर वी बिलीव इन। और ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका प्रूफ है कि वो चीज़ एग्जीक्यूट करी गई थी, जिसको साइंटिस्ट शायद आज बिग बैंग भी बोलते हैं। वो शुरुआत हुई, इस ये अपने आप में उस चीज़ का लॉजिक देती है कि वो कहीं से तो शुरू हुआ है। फिर अरे यार भैया, बिग बैंग जो है वो एक्सपेंशन ऑफ स्पेस है। स्पेस वो तो यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। वो सिंगुलैरिटी था, उससे एक्सपैंड किया, इसलिए यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रहा है। तो ये आज यूनिवर्स जैसा है, ये उसकी शुरुआत थी। इसमें ये नहीं कहा कि यूनिवर्स एकदम पॉइंट जीरो से शुरू हुआ है, सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ है। उस सिंगुलैरिटी से पहले क्या था हमें नहीं पता। तो आप इसे यूनिवर्स का क्रिएशन मत कहो। बिग बैंग नहीं कहते, बिग बैंग ये नहीं कहते कि वो यूनिवर्स का क्रिएशन है। बिग बैंग एक्सपेंशन की बात करता है, एक सिंगुलैरिटी, पॉइंट एक सिंगुलैरिटी पॉइंट और उससे फिर एक्सपैंड किया, वो बिग बैंग है। बिग बैंग ये बिल्कुल नहीं कहता है कि बिग बैंग से यूनिवर्स क्रिएट हुआ, लिटरली जीरो से स्टार्ट हुआ। वो सिर्फ इतना कहता है कि एक सिंगुलैरिटी पॉइंट है, वहां से वो एक्सपैंड किया। तो ये जो बहुत सारे थीस्ट लोग ये गलती करते हैं, पता नहीं जानबूझ के कि अनजाने में, वो बिग बैंग को जोड़ देते हैं द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, जबकि वो क्रिएशन है ही नहीं भाई, वो एक्सपेंशन की बात कर रहा है। और अब इसके बाद आप और कंक्लूजन्स इस अनकॉस्ट कॉस्ट के बारे में निकाल सकते हैं कि ये अनकॉस्ट कॉस्ट जो है वो बहुत पावरफुल है। वो इतना पावरफुल है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, और उसकी जो पावर है हम किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये अनकॉस्ट कॉस्ट इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो उसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, जो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ डिज़ाइन किया है, दैट मीन्स वो अनकॉस्ट कॉस्ट इंटेलिजेंट भी है। ये भी हम अज्यूम कर सकते हैं। थर्ड, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अनकॉस्ट कॉज है, जो उसने कायनात को बनाया, वो कॉन्शियस भी है। तो वो कॉन्शियस भी है क्योंकि उसने ये चूज़ किया इस चीज़ को क्रिएट करना। ये एक डेफिनेशन सी बन जाती है हमारे क्रिएटर की, जिसमें हम बिलीव करते हैं। यार इसमें भी दिक्कत है, दिक्कत तो बहुत है, लेकिन उन पिछली कुछ दिक्कतों को मैं बार बार बोल चुका वीडियो में, तो बार बार नहीं बोलूँगा। लेकिन ये जो बात की उन्होंने कि गॉड ने चूज़ किया कि वो दुनिया बनाए, क्या सच्ची? क्या पता वो गॉड से गलती से बन गई हो, क्या पता ये एक ट्रायल एंड एरर टाइप कुछ हो और उसमें तुक्के से बन गई हो। चूज़ करना क्या होता है? चूज़ करके तो भाई ऐसा हो सकता है कि यहाँ की बगल में बोतल रखी हो, मैं गलती से वहाँ हाथ लग जाए और बोतल जो है उससे पानी गिर जाए। मैंने क्या चूज़ किया था? वो मैंने चूज़ नहीं किया था, वो गलती से हो गया। और जब मैं ऐसी बात करता हूँ गलती, ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब आप कह रहे हो वो कॉन्शियस है तो वो गलती।
अब जैसे कि हो सकता है कि हवा आ रही हो, वो कॉन्शियस नहीं है, हवा आ रही है, उससे पेज के पन्ने पलट गए और कोई हल्की सी किताब रही होगी, 2-3 कुछ हल्के जो पतली सी किताब होती है हल्के पन्नों की, वो टेबल से गिर गई। अब तुम क्या कह रहे हो कि वो हवा ने वो चूज़ किया था कि वो टेबल से उस बुक को गिराए, या फिर क्या बुक ने चूज़ किया था कि वो टेबल से गिरे? तो इसमें दिक्कत तो बहुत है, लेकिन मैं 2 पे पॉइंट आउट करूँगा कि पहला आप अज़्यूम कर रहे हो वो कॉन्शियस है, जो मैंने बताया कि वो ज़रूरी नहीं कॉन्शियस है, और दूसरा कि उसने चूज़ किया, वो भी ज़रूरी नहीं है। वो गलती हो सकती है और वो बीइंग हो सकता है कि वो बीइंग हो ही ना, वो अनकॉन्शियस हो। तो आपका लॉजिक कहाँ बैठता है ये? करते हैं दैट इज़ आर क्रिएटर। अब हम एथिस्ट के आर्गुमेंट के ऊपर फिर से चलते हैं, जहाँ कि अगर आप उनको पूछो कि ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था, तो वो ये कहेंगे कि वो उसने अपने आप को क्रिएट किया, या बोलेंगे मुझे नहीं पता। जब वो मुझे नहीं पता बोलता है तो वो एग्नोस्टिक्स की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। और जो बोलते हैं कि यूनिवर्स ये इनकी एक बहुत बड़ी धारणा है कि ये थीइज़्म और एथिज़्म के बीच में एग्नोस्टिक को बहुत लोग ले लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। देखो, एग्नोस्टिसिज्म और थीइज़्म पोजीशंस है बिलीफ की, कि मैं क्या मानता हूँ। मैं मानता हूँ ईश्वर नहीं है तो मैं एथिस्ट हूँ, आप मानते हो ईश्वर है तो आप थीइस्ट हो। एग्नोस्टिज्म जो है वो बिलीफ पर पोजीशन नहीं है, वो नॉलेज पर पोजीशन है। एग्नोस्टिज्म और एक होता है नॉस्टिसिज्म। नॉस्टिसिज्म मतलब आई नो फॉर श्योर, मुझे पक्का पता है, मुझे पता है 100% की यही सही है, दैट इज नॉस्टिसिज्म। एग्नोस्टिज्म कहता है कि आई डोंट नो फॉर श्योर, मुझे पक्का नहीं पता, यह है एग्नोस्टिज्म। तो ये परफेक्टली पॉसिबल है कि आप थीस्ट होकर भी एग्नोस्टिक हो सकते हो और एथिस्ट होकर भी एग्नोस्टिक हो सकते हो, और ये भी हो सकता है कि आप थीस्ट होकर नॉस्टिक हो सकते हो और एथिस्ट होकर भी आप नॉस्टिक हो सकते हो। मतलब कह सकते हो कि मुझे सब पता है, मुझे मुझे पता है ईश्वर नहीं है, मुझे पता है कि ईश्वर है। बल्कि आप ये भी कह सकते हो कि मुझे नहीं पता कि ईश्वर है कि नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ईश्वर है। और सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि मुझे नहीं पता कि ईश्वर है कि नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ईश्वर नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एथिस्ट है वो एग्नोस्टिक भी ना हो, क्योंकि आप जो यहाँ पे चल रहे हो एज्यूम करके कि आपको जो कह रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि एथिस्ट जो है वो नॉस्टिक ही होता है, जो कि नहीं होता है, झूठ है। एथिस्ट सिर्फ नॉस्टिक नहीं होता है, एथिस्ट एग्नोस्टिक भी हो सकता है और होता है। क्रिएटेड इट सेल्फ। तो आप अगर उनको प्रूव करने बोलोगे तो प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि देर इज़ नो प्रूफ कि इट क्रिएटेड इट सेल्फ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, हाँ यार, ऐसे एथिस्ट से मुझे भी दिक्कत है, आई एग्री कि ये जो फॉर श्योर बोलते हैं कि हमें मालूम है कि यूनिवर्स ने खुद को बनाया। एक हो सकता है कि मुझे लगता है कि खुद को बनाया, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, तो वो एग्नोस्टिक में श्रेणी में आ जाएंगे, कि एग्नोस्टिक एथिस्ट में, कि मुझे लगता है कि यूनिवर्स खुद बना लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। एक कहता हूँ आई नो फॉर श्योर, क्योंकि यह नॉलेज की बात है कि हम पे अभी तक हमने यूनिवर्स का, हमने सच कहूँ तो बहुत बड़ा हिस्सा एक्सप्लोर नहीं किया, तो हम एक्चुअली इस बात को कंक्लूड नहीं कर सकते कि हमें पक्का ही पता है कि इस ईश की दुनिया को जो है किसी ने नहीं बनाया होगा। लेकिन हाँ, हम पे अभी तक जितने भी एविडेंस हैं, जितना भी हम पे नॉलेज है, जितना हम डिस्कवर कर चुके हैं, उसके बेसिस से मैं कहूँ तो मेरे पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं ये मानूँ कि इस यूनिवर्स को बनाने वाला कोई कॉन्शियस बीइंग रहा होगा या कोई है। हालांकि मैं फिर भी गॉड को ऐसा पॉसिबिलिटी कंसिडर इसलिए करके चलता हूँ क्योंकि गॉड का जो इतना बड़ा क्लेम है कि पूरे यूनिवर्स को बनाया, उसको डिस्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि मैं जो है पूरे यूनिवर्स जो है उसको मैं एक बार देख लूँ, कम से कम बड़ा हिस्सा तो देख लूँ। हम तो यूनिवर्स के बहुत छोटे से हिस्से को जानते हैं, तो उस पर हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम ऐसे से हम ज़रूर कह सकते हैं कि मैं कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम पर जितने भी अभी तक एविडेंस है उसके बेसिस पे ऐसा एक भी रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मानूँ कि एक कोई कॉन्शियस बीइंग है जिसने नोइंगली इस यूनिवर्स को बनाया। क्योंकि हम पे अभी तक जितना भी नॉलेज है, जितना भी हमारे पास एविडेंस है, ये इस बात की तरफ तो बिल्कुल भी पॉइंट नहीं करता कि कोई कॉन्शियस बीइंग था या है जिसने इस यूनिवर्स को बनाया।
पल या दूसरा सवाल आप उनसे ये पूछ सकते हो कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बता सकते हो जो एग्जिस्ट करती है बिना किसी कॉज के, बिना किसी वजह के एग्जिस्ट करने लग गई? ऐसी कोई चीज़ बता दो। तो वो भी कोई बता नहीं सकता। अगर एथिस्ट ऐसी कोई चीज़ ठीक है, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कॉज का मतलब ये पर्पस समझ रहे हैं। पर्पस एज इन मीनिंग, कि उसका होने का कोई मतलब है। अगर इनका ऐसा मतलब है तो वो फॉल्टी है। लाइक इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपको रास्ते में अगर आपको गड्ढे दिख रहे हैं रोड पे, तो उसका कोई पर्पस है। किसी ने जानबूझ के उन गड्ढों को बनाया है और उन गड्ढों के बने होने का एक मतलब है। वो बेमतलब नहीं बने पड़े। फिर आप देखो कि उनमें पानी भरा हुआ है, तो आप बोलो ओहो, तो ये गड्ढे जो है किसी समझदार इंसान ने पानी स्टोर करने के लिए बनाए थे, ताकि जो वहाँ पे जानवर है, ऐसे कुत्ते, वो उस गड्ढे में से पानी पी सके। ओ माय गॉड, हाउ हाउ इंटेलिजेंट! जब इस तरह की आप बकवास करने लगो, अगर आपकी ये अगर आपका पर्पस से ये मतलब है, जो कि मैं वीडियो की शुरुआत पे ऐसा नहीं मान रहा था, लेकिन जैसे आपने बाद में इसे ऐसा मीनिंग से जोड़ दिया कि दुनिया में कोई मीनिंग है, कि गॉड ने जो है इसे एक कुछ सोच के ही बनाया, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आपका पर्पस से मतलब ये नहीं है कि कोई कॉज है जिसका कोई मीनिंग हो या ना हो। आपका पर्पस से मतलब ये है कि लिटरली उसका कोई मीनिंग है, कोई एक लिटरल पर्पस है। तो देखते हैं इनका आगे क्या बोलना है। और चीज़ बता दे जो बिगेन टू एग्जिस्ट करी बिना कोई कॉज के, तो वो क्रिएटर के आर्ग्यूमेंट को डिस्प्रूव कर सकती है। और उसके बाद भी अगर मैं क्रिएटर में मानूंगा तो तब मैं डिल्यूजनल हो जाऊंगा। लेकिन राइट नाउ दे कैन नॉट काउंटर। दे एक सेकंड, मैंने ये सुना नहीं। मैंने एक सेकंड वापस सुनता हूँ इसको, चीज़ क्या कहा बता दे इन्होंने। जो बिगेन टू एग्जिस्ट करी बिना कोई कॉज के, तो वो क्रिएटर के आर्ग्यूमेंट को डिस्प्रूव कर सकती है। और उसके बाद भी अगर मैं क्रिएटर में मानूंगा तो तब मैं डिल्यूजनल अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब इन्होंने कोई ऐसा कोई पॉइंट रखा नहीं है। ठीक है। हो जाऊंगा। लेकिन राइट नाउ दे कैन नॉट काउंटर, दे कैन नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ थिंग दैट बिगैन टू एग्जिस्ट विदाउट अ कॉज। साइंस को ठीक है, तो ओके, विदाउट अ कॉज, तो यहाँ पे मैं कॉज को ऐसा प्रॉपर मीनिंग नहीं मानता। बस हो जाने वाली चीज़ें, कि गड्ढे बन गए, उसके पीछे हो सकता है कि भाई रोड ख़राब थी, या मान लो किसी ने गलती से भाई कुछ भारी भरकम कहते नुकीला से उसने कुछ गाड़ दिया या कुछ भी कर दिया, इसके पीछे ऐसे कोई मीनिंग नहीं था। एज एम ही। तो अगर मैं पर्पस को उस हिसाब से मान के चलूँ, तो इस आर्ग्यूमेंट में दिक्कत है कि आप ये कंसिडर कर रहे हो कि इस यूनिवर्स में जो है, ये यूनिवर्स में कुछ पर्पस के बिना नहीं होता, कुछ कॉज के बिना नहीं होता। तो आप मान के चल रहे हो कि वो ये इस यूनिवर्स से क्रिएशन के लिए भी सही होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हम इस यूनिवर्स के अंदर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यूनिवर्स से क्रिएशन के टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये उस वक्त की बात है जब यूनिवर्स नहीं था, मतलब यूनिवर्स के बाहर की बात है। तो अगर यूनिवर्स के बाहर की बात है, आपको कैसे मालूम कि जो यूनिवर्स के अंदर अंदर अप्लाई हो रहा है वो यूनिवर्स के बाहर भी अप्लाई होगा? क्योंकि अभी तक हमको जो मालूम है, सिंगुलैरिटी पे फिजिक्स के सारे लॉस टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह से वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। क्या होगा किसी को नहीं मालूम। तो अगर आप ये कह रहे हो, जब सिंगुलैरिटी पे हमको नहीं मालूम, आप करोगे यूनिवर्स के बाहर, आप यूनिवर्स के अंदर के लॉजिक लगा रहे हो कि अगर इस यूनिवर्स में किसी चीज़ का अगर कोई कॉज है तभी वो इफेक्ट आया, तो ये ज़रूरी है कि वो यूनिवर्स से पहले भी होगा। ये बात आपको पता कैसे है? ये दिक्कत है, आपको पता कैसे है कि यही होगा? और अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। या सबको पता होना चाहिए कि जैसे कि इस यूनिवर्स में जो फिजिक्स के लॉस लागू होते हैं, वो यूनिवर्स की स्टार्टिंग से पहले भी लागू होते थे। आपको पता है तो कैसे पता है? प्लीज़ आप जाइए और अपने जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, आप प्लीज़ उनको बताइए। अगर आपकी बात सही साबित हुई तो आपको लिटरली नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिलेगा। आप बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर देंगे। आगे देखते हैं। इसको इस्तेमाल करके हम कभी भी क्रिएटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये प्रूव या डिस्प्रूव कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर क्रिएटर एग्जिस्ट करता है तो वो साइंस को सुप्रसीड कर देगा, वो
नेचर को सुपरसीड करता है और वो सुपर नेचुरल में आ जाता है, उसको मेटाफिजिकल कहते हैं। मेटाफिजिकल और सुपर नेचुरल साइंस नहीं देख सकता, साइंस अंधा है वहाँ पर, साइंस उसको मेजर नहीं कर सकता। साइंस सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड में डील करता है। सो यू कैनॉट यूज़ साइंस टू प्रूव और डिसप्रूव गॉड। इवन रिचर्ड डॉकिंस जो है, जो एथियस्ट का बहुत बड़ा लीडर है, वो भी ये बोलता है कि आई होप कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा लीडर से मतलब लाइक फेमस एथिस्ट है, बिकॉज सेइंग बहुत बड़ा लीडर साउंड्स मोर लाइक अ कल्ट which atheism is not. But anyway, let's see what he's got to say. क्रिएटर कुड एग्जिस्ट, क्रिएटर एग्जिस्ट कर सकता। हाँ, तो मैंने वही कहा ना, इस साइंस की जो मेथडोलॉजी है वही है कि साइंस ये नहीं कहेगा कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो एविडेंस की बेस पे देखेगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे पास ऐसा एक भी रीज़न नहीं है, एक भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो इस बात पे पॉइंट आउट करता हो कि ईश्वर हो सकता है। कुछ नहीं है, क्योंकि फिर भी हम ईश्वर की पॉसिबिलिटी को कंसिडर करके इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि अभी भी हमको यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। और अगर कभी ऐसा समय आएगा जब हमें सब कुछ पता चल जाएगा, तो और अगर उस पर भी हमको ईश्वर के बारे में कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, तो हम कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे कि हाँ, ईश्वर नहीं है, कम से कम यूनिवर्स में तो बिल्कुल नहीं है, यूनिवर्स के बाहर का मालूम नहीं सकता है। लेकिन वो नहीं मानता कि एग्जिस्ट करता है, ये उसका आर्ग्यूमेंट है। अब अगला लॉजिकल सवाल ये आता है कि यूनिवर्स क्रिएट क्यों किया गया था। अब क्या साइंस इसको आंसर कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं आपको भैया, तुम आंसर कर सकते हो क्या? नहीं, यहाँ पे इम्प्लाई कर रहे हैं कि साइंस नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो भाई। क्या डू यू नो कि ये यूनिवर्स क्यों क्रिएट किया गया था? व्हाट वाज इट्स पर्पस, इट्स मीनिंग? क्या ज़रूरत थी भाई यूनिवर्स बनाने को? हाँ, ईश्वर को भाई क्या समाई, तूने काहे को ये दुनिया बनाई, तुमको मालूम है जवाब? एक साइंस एक मेथड है, ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, एविडेंस कलेक्ट करना। एविडेंस क्यों? आप पहले अपना तो हाइपोथेसिस, उसके सपोर्ट पे एविडेंस जुटाना, फिर उसको एवेल्युएट करना कि हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एविडेंस सही आया कि नहीं आया, फिर बहुत सारे एविडेंस जुटाना, उसको थियरी बनाना, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये कह रहे हो कि ह्यूमंस को जो बेस्ट नोन मेथड पता है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एविडेंस गैदरिंग, हाइपोथेसिस बनाना, फिर उसको मिलने के बाद फिर चेक करना कि ये एविडेंस जो है ये एक्चुअली हाइपोथेसिस को कहीं कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहे, और कोई कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस मिल जाए तो फिर से हाइपोथेसिस बना के एविडेंस कलेक्ट करना। तो आप ये कह रहे हो कि इस प्रोसेस से हम नहीं जान सकते कि यूनिवर्स क्यों बनाया गया था। ठीक है, मान लिया, लेकिन फिर आप भी बताओ ना, कैसे जान सकते हो फिर? क्योंकि जब ये ऐसी बात कहते हैं तो इसे इम्प्लीकेशन ये जाता है कि इनको मालूम है कि कैसे हो सकता है, साइंस नहीं जानता, ये जानते हैं। तो देखते हैं इनको क्या बोलना है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, और ये एग्जांपल मेरा नहीं है, हमजा बोल के एक बंदा है, उसने इस एग्जांपल को दिया था, और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ को समझने के लिए कि साइंस ये प्रूव नहीं कर सकता कि ये यूनिवर्स किसने बनाया और क्यों बनाया। ठीक है, आप एक जंगल के थ्रू जा रहे हो, समझ लीजिए। अरे बाय द वे, मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे अज्यूम किया जा रहा है कि यूनिवर्स बनाया गया है और इसका कोई पर्पस है और इसे किसी ने बनाया है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ इस वीडियो में, लेकिन सोचा कि मैं एक बार रिमाइंड कर दूं। उस जंगल में आपको दिखता है एक कॉटेज, आप कॉटेज के अंदर जाते हो, आपको दिखता है वहाँ पे एक किचन, आप किचन में एंटर करते हो, किचन में एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक केक रखा हुआ है। कॉटेज पूरा खाली है, सिर्फ टेबल है, टेबल के ऊपर केक है। अब साइंस को यूज़ करके क्या हम ये समझ सकते हैं कि वो केक किसने बनाया और क्यों बनाया? हाँ, हम जान सकते हैं किसने, मतलब स्पेसिफिकली अगर वहाँ पे लिटरली कोई एविडेंस नहीं है तो नहीं, लेकिन हम इतना जान सकते हैं कि इस केक को किसी ने तो बनाया है। और क्यों? हम क्यों जान सकते हैं? क्योंकि हमारे पास केक का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हम जानते हैं कि केक जो है वो इंसान बनाते हैं, केक बनाने की प्रोसेसिंग क्या होती है, और केक अपने आप से नेचुरली आ ही नहीं सकता। तो हम केक को देख के हम इतना तो पता लगा ही सकते हैं कि केक है, तो मतलब इसको किसी न किसी ने बनाया होगा, क्योंकि हमें पता है कि केक जो है वो अपने आप से नहीं आते, उसे कोई ना कोई बनाता है।
वो केक किसी ने भी बनाया हो सकता है, किसी बूढ़ी औरत ने बनाया हो सकता है, किसी बच्ची ने बनाया हो सकता है, किसी बेकर ने बनाया हो सकता है। वो शायद एक बर्थडे केक भी हो सकता है, या एक नॉर्मल केक हो सकता है, या एक वेलकम होम केक हो सकता है। आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि वो केक है। केक वहाँ किसने बनाया और किस लिए बनाया, ये आपको पता नहीं चलेगा। भाई मुझे पहली बात ये बताओ कि ये बीच जंगल में एक कॉटेज और उसने भी केक, ये क्या सिचुएशन है भाई, ये क्या चल रहा है? कोई ऐसे क्यों करेगा यार? मतलब एग्जाम्पल भी तो कुछ ढंग का लो यार। एक जंगल है, बीच में एक कॉटेज, बीच जंगल में कॉटेज क्या कर रहा है? चलो कॉटेज भी है, वहां केक क्या कर रहा है? और वहां पे कोई है क्यों नहीं? खैर मजाक बात साइड में, इनका पहले आर्ग्यूमेंट सुन लेते हैं पहले हम, फिर इनको जवाब देंगे। साइंस का इस्तेमाल करके आप केक को देख सकते हो, आप केक के इंग्रेडिएंट स्टडी कर सकते हो कि ये किस चीज़ से बनाया गया है। लेकिन साइंस का इस्तेमाल करके आप हाउ और वाई का जवाब नहीं दे सकते। क्यों और किसने बनाया है। भैया देखो, किसने बनाया, ये इतना तो ऑब्वियस है कि किसी इंसान ने ही बनाया है। अब स्पेसिफिकली किसी इंसान ने बनाया उसके लिए भाई अब तुम्हें पूछताछ करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन इतना तो हमें पता ही है कि किसी इंसान ने तो बनाया है। कि कोई जानवर तो केक नहीं बना सकता, इंसान ही बना सकता है। और कैसे बना? अरे हमें अब लिटरली काम करो, यूट्यूब पे जाओ, सर्च मारो हाउ टू मेक अ केक, आपको पूरी रेसिपी प्रोसीजर सब मिल जाएगा। तो हमें पता है कि केक कैसे बना, हमें पता है कि केक इंसान ने बनाया, और इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो शायद हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली किस इंसान ने केक बना के वहाँ रखा और किसका वो कॉटेज भी है। इस एग्जाम्पल के साथ दिक्कत यह है कि आप केक का एग्जाम्पल ले रहे हो और उसको यूनिवर्स से कंपेयर कर रहे हो, जबकि हमें पता है कि केक कोई ना कोई बनाता है, इंसान बनाता है, और कैसे बनता है, क्योंकि हमारे पास उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमने केक को बनते देखा है। लेकिन हमारे पास यूनिवर्स का कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, हमने किसी यूनिवर्स को बनते हुए नहीं देखा, और मोर इम्पोर्टेंटली किसी को बनाते हुए नहीं देखा। तो हम केक को यूनिवर्स से कंपेयर इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक चीज़ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरी चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमारे पास उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, आप इनको जो है इक्वल नहीं कह सकते कि अगर ये इसके लिए सही है तो ये इसके लिए भी सही होगा। अरे भैया, उसके पास जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, केक के पास, यूनिवर्स के पास, उसके लिए हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं है। तब दोनों को इक्वेट कैसे कर सकते हो? है ये केक, इसका जवाब साइंस का इस्तेमाल करके आप दे ही नहीं सकते हैं। और ये तो सिर्फ एक कॉटेज के अंदर केक की बात है। और अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करके यूनिवर्स का एग्जांपल लेते हो, तो आप अपने दूरबीन, टेलीस्कोप्स ये सब बना करके ब्लैक होल्स देख सकते हो, स्टार्स देख सकते हो, है ना, बड़ी बड़ी प्लैनेट्स डिस्कवर कर सकते हो, गैलेक्सीज डिस्कवर कर सकते हो। आप हर चीज़ यूनिवर्स की स्टडी कर सकते हो। लेकिन साइंस का इस्तेमाल करके आप ये कभी नहीं बता पाओगे कि किसने इस यूनिवर्स को बनाया है और क्यों इस यूनिवर्स को बनाया है। खैर वैसे उसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ कई बार, तो मैं इसका जवाब अभी नहीं दूंगा। तो इनका आई थिंक ये आखिरी आर्गुमेंट है, 2 मिनट बचे हैं बस, तो ये सुन लेते हैं, फिर मैं वीडियो को रैप अप करके अपना कंक्लूजन दूंगा। अब इतनी सब रीजंस और दलीलें सुनने के बाद भी कोई इंसान ऐसा है जो खुदा में बिलीव नहीं करना चाहता, वो ये बात नहीं मानना चाहता कि क्रिएटर एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए एक फाइनल आर्गुमेंट ये है, पास्कल्स वेजर। सीरियसली भाई? नहीं मतलब सर मुझे माफ करना, लेकिन पास्कल्स वेजर ये सबसे ज्यादा बकवास दलील है गॉड के सपोर्ट में, सबसे ज्यादा बकवास। आपने इसको चुना, वो भी आखिरी दलील, एज अ लास्ट रिजॉर्ट। नहीं यार, मैं सीरियसली डिसअपॉइंटेड हूँ, सीरियसली। लेकिन खैर अब सुन ही लेते हैं। फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन था पास्कल, जिसने एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट दी। और उस आर्ग्यूमेंट को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, और आपको ये समझ में आएगा कि वाई इट इज़ लॉजिकल टू बिलीव इन अ क्रिएटर। ठीक है, एक बिलीवर जब मरता है, उसने पूरी ज़िंदगी खुदा में विश्वास रखा, क्रिएटर में विश्वास रखा, और वो मर गया। अगरचे क्रिएटर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, वो मर गया, ख़त्म हो गया। अगर क्रिएटर एग्जिस्ट करता तो उसका बहुत फ़ायदा हो गया, है ना, उसने मान के चला और उसको जन्नत मिली, दोज़ख नहीं मिली। ये हुआ बिलीवर के साथ।
अब एक जब नॉन बिलीवर मरता है तो अगर से खुदा एग्जिस्ट नहीं करता तो ठीक है, लेकिन अगर खुदा एग्जिस्ट करता है तो वो तो पकड़ा गया, वो अब जहन्नुम में जाएगा। तो पास्कल का आर्ग्यूमेंट ये था कि इट इज़ लॉजिकल कि आप क्रिएटर में बिलीफ रख कर के ज़िंदगी जियो, ताकि मरने के बाद अगर आप सही निकले तो आपका फ़ायदा हो, और गलत भी हुए तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ऑन दी अपोजिट साइड एथिस्ट जो है, नॉन बिलीवर्स जो है, अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये उसका आर्ग्यूमेंट था, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट, जो कहता है कि इट इज़ लॉजिकल टू बिलीव इन अ क्रिएटर। ओके, तो ये वीडियो तो ख़त्म हो गई। अब पहले इनका ये जो लास्ट आर्ग्यूमेंट था इसका जवाब दे देते हैं। पास्कल्स वेजर, सीरियसली मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार इंसान इस आर्ग्यूमेंट को ऐसे इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट लेता होगा। पास्कल्स वेजर मतलब इसमें एक बात तो साबित हो रही है कि ईश्वर जो है वो ऑल बेनेवलेंट, मतलब कि वो सबसे प्रेम तो बिल्कुल नहीं करता। ईश्वर ईगोइस्टिक है, क्योंकि अगर ईश्वर ईगोइस्टिक नहीं है तो उसे इस बात से फर्क क्यों पड़ता है कि आप उसमें मानो या ना मानो। नहीं, ये थोड़ी ऐसी बात नहीं है कि मान लो आप कायदे के इंसान हो, आपने लोगों की मदद की, आप कायदे से रहे, सबका भला किया, और जब आप मर गए, आप एथिस्ट थे लेकिन आपने सबकी मदद की, कायदे से रहे, जो जो धर्म कहता है मोटा मोटा कि है ना, मोरालिटी रखो, ये रखो, वो रखो। मान लो आपने वो सब कुछ किया लेकिन आपने ईश्वर पर भरोसा नहीं किया, फिर आप मर गए, आप फिर ईश्वर के सामने गए और ईश्वर बोले, अच्छा तू तो एथिस्ट है, तूने तो मेरी बात मानी ही नहीं, तूने तूने तो सोचा कि मैं हूँ ही नहीं, तूने मेरे खिलाफ बगावत की है, इसलिए तू अब जाएगा जहन्नुम में, तू जाएगा हेल में, तू जाएगा नरक में। ये कहाँ का आर्गुमेंट है? तो आप कह चाहते हो कि ईश्वर इतना ज्यादा ईगोइस्टिक है, इतना ज्यादा ईगोइस्टिक है कि आप उस पर नहीं मानो वो आपको नरक भेज देगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर मैं एक थीस्ट हूँ और मैं अगर किसी का मर्डर करूं, रेप करूं, अरे मेरी मर्जी, जो चाहे वो करूं, लेकिन मैं कहूं अच्छा पर मैं तो ईश्वर को मानता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे मैं जन्नत में जाऊंगा क्योंकि मैं तो ईश्वर को मानता हूं। ये एक ऐसा फ्लॉड आर्गुमेंट है जिसको मुझे नहीं लगता कोई भी समझदार थीस्ट या फिर एथिस्ट, कोई भी समझदार इंसान इस आर्गुमेंट से खुश होगा, कोई नहीं होगा। ये बकवास आर्गुमेंट है। और अगर ये आर्गुमेंट सही है ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, एथिस्ट इस मामले में ज़्यादा अच्छे मोरल हाई ग्राउंड पर है कंपेयर टू थीस्ट। क्योंकि हम ये कह सकते हैं फिर, अगर ये बात सच है ना, तो भाई अच्छा ही है कि मैं एथिस्ट हूँ, मुझे ऐसे किसी ईगोइस्टिक गॉड के सामने जाना ही नहीं है, जो मुझे ऐसे जन्नत नहीं जाना कि एक ईगोइस्टिक गॉड हो, वो बोले तू मुझे मानता हो तू ही गॉड, तू जन्नत जाएगा, और अगर नहीं मानता हो, भले तुमने कितने अच्छे काम क्यों ना किए हो, तू नरक जाएगा। ऐसे ऐसे जन्नत जाने से ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं नरक जाऊँ। क्योंकि ऐसे इगोइस्टिक प्राणी के साथ डील करना भाई मुझे नहीं करना भाई। और मुझे लगता है कि कोई भी एक इंसान, इसकी डिग्निटी होगी, वो कभी ये पसंद करेगा कि उसको एक ऐसा इगोइस्टिक गॉड से सामना करना पड़े और वो उसके बाद वो जन्नत में जाए। भैया ऐसी जन्नत से अच्छी है तुम नरक में जाओ, कम से गर्व से कह पाओगे कि हाँ भाई मैं एक इगोइस्टिक प्राणी को ठुकरा के आ रहा हूँ मैं, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी है, तो दिखता नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो खैर ये तो इनका वीडियो थी, और यूट्यूब पे मेरा ये फर्स्ट रिएक्शन वीडियो है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो हाँ तो फिर वीडियो तो होगी, और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल किया गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक यूट्यूब शॉर्ट्स की सीरीज़ निकालूँ जिससे मैं एक शॉर्ट में लॉजिकल फैलेसीज एक्सप्लेन करूँ, वन लॉजिकल फैलेसी एक्सप्लेनेशन पर यूट्यूब शॉर्ट। लेकिन वो इंग्लिश में होंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था मैं यूट्यूब चैनल को फ़िलहाल बाइलिंगुअल रखना चाहता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। तो वो इंग्लिश सीरीज़ होगी जिससे मैं लॉजिकल फैलेसीज को एक्सप्लेन करूँगा यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो हाँ फिर देखते हैं फिर। तो आज का वीडियो हो गया, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो, बाकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो वीडियो कैसी लगी, और आप मेरे कितने आर्ग्यूमेंट जो मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए आप उससे कितना एग्री करते हो, कितना नहीं करते हो, नहीं करते हो तो आप फिर उससे काउंटर में क्या कहना चाहते हो वो भी कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे जो कमेंट्स है उसको मैं
अलग से अगर हो सके तो वीडियो बनाओ, वरना तो मैं रिप्लाई कर दूंगा जो भी मेरा स्टैंड पॉइंट होगा, व्यू पॉइंट होगा। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।